गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ी थी कविता पर्वत प्रदेश में पावस, और उस कविता में जो पंक्तियां हमने आखिरी में आपको समझाई थी उसमें ये बताया था कि ऊपर से पहाड़ों से जब पानी नीचे गिरता है तो नीचे झरने किसके समान ऐसे लगता है जैसे कि मोती की लड़ियां नीचे गिर रही हैं, और झरने के कारण जो झरना गिर रहा है वो इतनी ऊंचाई से गिर रहा है कि नीचे झाग ही झाग दिखाई देता है। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। गिरिवर में पहाड़, उर माने हृदय या मन, उच्च आकांक्षाओं ऊंचा उठने की कामना, तरवर माने वृक्ष, नीरव मन नभ शांत आकाश, अनिमेष बिना पलक झपकाए हुए लगातार एकटक, अटल माने स्थिर उच्च चिंता पर। भूधर पहाड़ का पर्यायवाची है। अपार माने दूर तक, पारद माने पारा। तो गिरिवर के उर से उठ उठकर कवि का कहना है कि पर्वत पर जब आप गए, पहाड़ी इलाकों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां बहुत विशाल वृक्ष होते हैं, पूरी श्रृंखला होती है, दूर तक आपको पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। तो कवि की कल्पना है कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर वहां पर जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं बड़े बड़े, ऐसा लग रहा है कि उनमें बहुत सारी ऊंचा उठने की कामना है। गिरवर के पहाड़ के हृदय से निकले हुए वृक्ष जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं और उनमें ऊंचा और ऊंचा उठने की कामना है, इच्छा है उनमें। है झांक रहे नीरव नभ पर, और जब वो इतनी ऊंचाई है उनकी, ऊपर वो ऊपर तक पहुंच गए हैं, काफी उनकी हाइट हो गई है, काफी ऊंचाई हो गई है, तो कवि कल्पना करता है कि जैसे वो शांत आकाश को देख रहे हैं, झांक कर देख रहे हैं, ऊपर सर उठाकर अपना देख रहे हैं। क्या करके देख रहे हैं? अनिमेष अटल, बिना आंख झपकाए हुए, एक टक स्थिर होकर के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चिंता में डूबे हुए हैं। तो कवि का कहना है कि पर्वतों के हृदय से उठने वाले, अर्थात वहां पर जितनी वृक्षों की श्रृंखलाएं हैं, बड़े बड़े वृक्षों की श्रृंखलाएं हैं, वो ऐसी लग रही हैं जैसे उनके मन में, हृदय में ऊंचे और ऊंचा उठने की आकांक्षा है, आकाश को छू लेने की इच्छा है। तो वो ऐसे देख रहे हैं, उनकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि वो ऊपर उठना चाह रहे हैं और ऊपर उठना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ने यदि विज्ञान पढ़ा होगा तो देखा होगा कि सूरज की रोशनी लेने के लिए, सूरज की गर्मी लेने के लिए पेड़ ऊपर की तरफ उठता है। तो वो ऊपर अपने को और ऊपर उठाना चाह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो शांत आकाश को देख रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं? बिना पलक झपकाए हुए, अनिमेष टकटकी लगाकर देख रहे हैं, स्थिर है, और ऐसा लग रहा है कि उनके मन में कुछ चिंता भी है। उड़ गया अचानक लोभ उधर, बताया अभी कवि ने अपनी पंक्तियों में, शुरुआती पंक्तियों में, कि किस प्रकार पल पल परिवर्तन होता है जब वर्षा ऋतु का आगमन पर्वतीय इलाकों में होता है। तो उड़ गया अचानक लोभ उधर, ऐसा माहौल बन गया, ऐसा बादल वहां पर छा गया कि ऐसा लगता है कि अचानक पर्वत गायब ही हो गए, चारों तरफ धुंध छा गई है और पर्वत अब दिखाई, पर्वत की चोटियां अब दिखाई नहीं दे रही। उड़ गया, कोई उधर उड़ने वाला तो है नहीं, पर्वत उड़ तो जाएगा नहीं, लेकिन ऐसा माहौल बन गया है वर्षा ऋतु के कारण, इतने बादल छा गए हैं कि उसमें पर्वत, पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे। कवि का कहना है कि ऐसा लगता है कि अचानक पर्वत उड़ गया, फड़का अपार पारद के पार। और कैसा दिखाई दे रहे हैं? जो वहां पर बादल हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? पारे के समान धवल एवं चमकीले दिखाई दे रहे हैं।
तो पारा कहाँ आपने देखा, आपने थर्मामीटर होगा आपके घर में, जब किसी को फीवर आता होगा, बुखार आता होगा, तो आप देखते हैं पारा ऊपर चढ़ता उतरता है। बहुत चमकीला होता है। और तो कवि की कल्पना है कि एकदम से मौसम बदलता है और सारे पर्वत दिखाई देना बंद हो जाते हैं, पहाड़ दिखाई देना बंद हो जाते हैं, और वहां पर कैसा माहौल हो जाता है, एकदम पारे के समान चमकीला और सफेद हो जाता है। अब भावार्थ देखते हैं। पर्वत के खड़े हुए अनेक वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाएं लिए अपलक और स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं। उनमें बहुत सारी मन में ऊंची आकांक्षाएं, ऊपर उठने की आकांक्षाएं हैं, तथा थोड़े चिंतित भी मालूम हो रहे हैं। मानवीकरण अलंकार है। हमने कहा था जब कोई निर्जीव वस्तु के बारे में इस तरह से चित्रण किया जाता है कि जैसे वो मनुष्य हो, वो सजीव वस्तु हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। पल पल इस बदलते मौसम में अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को लगता है कि जैसे पर्वत गायब हो गए। बादल इतने सफेद हो गए हैं कि पारे के समान चमकीले दिखाई दे रहे हैं, अर्थात धुंध सी छा गई है और पर्वत उसमें अदृश्य हो गए हैं। प्रायः हमने देखा है कि शीत ऋतु में जब कोहरा छा जाता है, आप कल्पना करके देखिए, आपने स्वयं भी देखा होगा कि जब शीत ऋतु में कोहरा छा जाता है तो हमको सामने की चीजें नहीं दिखाई देती। हमको नहीं दिखाई देती सामने कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा वाहन आ रहा है। इसलिए जब कोहरा ज्यादा होता है तो दिन के समय भी लोग अपनी गाड़ियों की लाइट को जला कर रखते हैं ताकि सामने दिखाई दे कि कुछ कोई चीज है सामने। तो ठीक वैसे ही है, वहां पर धुंध छा गई है, पर्वत गायब हो गए हैं और बादल इतने सफेद हो गए हैं, पारे के समान चमकीले दिखाई दे रहे हैं, अर्थात धुंध सी छा गई है और पर्वत उसमें अदृश्य हो गए। आगे की पंक्तियां। रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। क्या शेष रह गया है कि इतनी धुंध छा गई, मौसम ऐसा हो गया कि पर्वत दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश धरती पर ही टूट पड़ा है, धरती पर गिर जाएगा एकदम से आकाश, ऐसी स्थिति आ गई। इतने बादल छा गए हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रव शेष रह गए हैं, केवल किसकी आवाज आ रही है? शेष माने केवल, आवाज किसकी आ रही है? केवल झरनों की आवाज आ रही है। इससे हमको ये एहसास हो रहा है कि झरने हैं यहाँ पर, क्योंकि उनसे ध्वनि आ रही है। और ऐसा लग रहा है, कवि की कल्पना ऐसी है कि पूरा भू पर, पूरा उस पृथ्वी पर, इस धरती पर पूरा आकाश एकदम से टूट पड़ा है, गिर पड़ा है। उसका परिणाम क्या हुआ? धस गए धरा में सभे शाल। धसना नीचे, घुस जाना। धरा माने पृथ्वी, सभय भय के साथ, शाल वृक्ष का नाम है। शाल के वृक्ष बहुत होते हैं पर्वतीय इलाके में। तो कवि का कहना है कि जब कवि की कल्पना है कि जैसे लगता है कि पूरा आकाश ही पृथ्वी पर टूट पड़ा है, गिर जाएगा, तो डर के कारण क्या हो रहा है? सब है, डर के कारण शाल के वृक्ष कहाँ धस गए हैं? धरती में धस गए हैं और नीचे घुस गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया था। ऐसा लग रहा है कि जो तालाब की कल्पना बताया था हमने, तालाब आपको बताया था, पर्वतीय इलाकों में तालाब बन जाता है जब वर्षा ऋतु होती है। तो ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है और धुआं ऊपर उठ रहा है। इतना धुआं है ऊपर से पानी गिरने के कारण, आप अपने धुआंधार की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है पूरे ताल में आग लग गई है और उसमें से धुआं उठ रहा है। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जलद यान बादल रूपी विमान। जलद माने बादल, यान माने विमान, विचर माने विचरण करना। इंद्र माने इंद्र देवता। जल के देवता कौन है? इंद्र है। तो कवि की कल्पना है कि ऐसा लग रहा है कि बादल रूपी यान में विचरण करते हुए स्वयं इंद्र भी
अपनी लीलाओं को देख रहे हैं, जो उन्होंने अपने इंद्रजाल बिछाया हुआ है, जो उन्होंने जल का रूप, जो वहां की प्रकृति का रूप बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि बादलों रूपी यान में विचरते हुए, घूमते हुए इंद्र भगवान भी अपनी लीला का स्वयं ही आनंद ले रहे हैं। तो भावार्थ देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि आकाश पृथ्वी पर ही गिर पड़ेगा। वर्षा के कारण जो बदलाव आया है उसमें केवल झरनों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। घने कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रकृति के इस बदलते हुए रूप के कारण कवि ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे शाल के वृक्ष भय के कारण, अभी हमने आपको बताया था, सब है भय के कारण पृथ्वी में ही घुस गए हैं या धंस गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ताल में आग लग गई हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो। ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो धुंध जैसी छा जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे बादलों रूपी यान में घूमते हुए इंद्र देवता स्वयं अपनी लीला का, अपनी जादूगरी का आनंद ले रहे हैं। हमने आपको पहले भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बताया था कि जब रोचकता, भय, घृणा आदि के लिए हम शब्दों को 2 बार प्रयोग करते हैं तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है, अलंकार होता है। विचर विचर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि की शैली चित्रात्मक है। जलद यान, जल रूपी यान, अर्थात जब हमने बादलों को ही विमान मान लिया है तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ये थी कविता, सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित ये कविता थी, जिसमें ये बताया गया है कि जब पर्वतीय इलाकों में वर्षा होती है तो वहां पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और कवि ने उनका बहुत सुंदर चित्रात्मक शैली में वर्णन किया है। आप यदि ये कल्पना करेंगे कि आप पर्वतीय प्रदेश में हैं, आप देखेंगे कि ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, ताल नीचे बन रहा है, जिसमें पहाड़ अपना विशाल आकार देख रहे हैं। झरने जब नीचे गिरते हैं तो मोतियों की लड़ियों की तरह दिखाई देते हैं, उसमें झाग भर जाता है। इसके अलावा जब अंतिम पंक्ति में हमने आपको बताया है कि इंद्र देवता भी विचर विचर कर, घूम घूम कर अपनी इस जादूगरी को, प्राकृतिक जादूगरी को स्वयं उसका आनंद ले रहे हैं, ऐसा लगता है कवि को। तो ये थी कवि की कविता का भावार्थ।